बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम एंटीटेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। 3-4 बातें, ये बेसिक बातें आपको पता है, मैं उनको जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। रिवर्सिबल रिएक्शन, दो रिएक्शन विच प्रोसीड्स in both directions, यानी you may say a reaction which proceed in both direction at given condition। ये इंपॉर्टेंट है, at given condition। अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, गिवन कंडीशन पर, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट की बन, तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रिएक्शन, इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यानी फॉरवर्ड जा रहा है या आप कह लें रिवर्स आ रहा है, दोनों में से कोई एक है, तो दैट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी बात, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, never goes to completion। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट से मेरी मुराद क्या है? रिएक्टेंट का मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं कंप्लीशन। अब रिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। इधर हम कहेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट तकरीबन सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक हम टर्म पढ़ते हैं, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ये चाहता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करना चाहता है। इक्विलिब्रियम स्टेट इसकी आखिरी मंजिल है। इक्विलिब्रियम स्टेट इसकी एक स्टेबल पोजीशन है, यानी ये वांट टू अचीव इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट उसको अचीव करना चाहता है। अगर किसी भी रिएक्शन में लफ्ज इक्विलिब्रियम स्टेट आए तो समझे वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही। और दूसरी तरफ देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। एक और पॉइंट, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दे आर कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर। आमतौर पर कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, और ये ओपन क्लोज दोनों में हो सकते हैं। कैन बी कैरिड आउट इन क्लोज या ओपन कंटेनर। ये मैं आपसे बातें कुछ शेयर की। असल में ना, ये सारा शेयर करने से एक सिर्फ मकसद था कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम स्टेट को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। इसका मतलब इस चैप्टर में हमारा वास्ता रिवर्सिबल रिएक्शन से रहेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अच्छा, और दूसरी बात, इसमें ये एक चीज आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट, या जिसे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहा हूं, ये वाली चीज। इसका मतलब है कि हमारी डिस्कशन ज्यादातर इसी एक टर्म के गिर्द घूमती रहेगी। मैं इसी को आगे लेकर बढ़ता हूं, इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। ये आपके पास ना एक रिएक्शन है जिसमें A plus B goes to C plus D। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, C plus D they convert back into, this one is the reversible reaction। अब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब ये रिवर्स आता है तो उस रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेट, वो लम्हा, वो वक्त, वो स्टेज, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाए, हम उस लम्हे को, उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जितना मैं कह रहा हूं ना, मेरे अल्फाज पे गौर करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा a state
इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं RX कहूंगा। अ स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच, मैं दो बातें करूंगा। पहली बात, एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट इस बात को पिक नहीं करते। मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो लम्हा जब रेट ऑफ जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे, मैंने यहां कंसंट्रेशन का कतई कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड सपोज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हो गया। रेट ऑफ रिवर्स कितना है, वो भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हो गया। यानी दोनों रेट आपस में बराबर हो गए, फॉरवर्ड और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। यानी जितने वक्त में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे। एक और बड़ी खास बात, एक और वो जरा पॉइंट को समझना, इक्विलिब्रियम स्टेट की हमें पहचान क्या होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया। बहुत सिंपल सी पहचान, जरा सुनना मेरी बात को। रिएक्शन शुरू हुआ, आपने रिएक्टेंट ए लिया सपोज 12 मोल पर डीएम क्यूब, मैं मोल पर डीएम क्यूब स्किप कर रहा हूं, वो समझ लेना, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। आपने बी को लिया 12 मोल पर डीएम क्यूब, ये 0 थे जब रिएक्शन शुरू हुआ, ये तो अभी बना ही नहीं। अब रिएक्शन शुरू हुआ, ए बी ये सी डी में कन्वर्ट हो गए, ये 12 से 11, ये 11, ये 1 और ये 1 बन गए, ये 10 रह गए, ये 2 और 2 बन गए। अब वक्त गुजरता जा रहा है, इनकी कंसंट्रेशन मुसलसल कम हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये 9, ये 3 और 3 हो गए, ये 8, ये 4 और ये 4 हो गए। अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की है ना, उसमें आपने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो शुरू में ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से फास्ट था, स्लो होता जा रहा है। उसके बरक्स जो प्रोडक्ट हैं शुरू में तो बनेंगे ही, रेट ऑफ रिवर्स 0 था, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं ना, रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन 1 2 3 4 रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ता गया। अब जरा सुनना, अब मैंने आपसे पूछा बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितनी, आप कहते हैं 8 8 4 4। मैं 2 मिनट के बाद दोबारा पूछता हूं कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी, आप कहते हैं जी 8 8 4 4। मैं कुछ देर के बाद दोबारा पूछता हूं, आप यही आंसर, मैं कुछ देर के बाद दोबारा पूछता हूं, आप ये, इसका मतलब क्या हुआ, अब जितने रिएक्टेंट कम होने थे हो गए, जितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी थी बढ़ती, अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मीन मजीद चेंज ना हो रही हो, वी विल से दैट द रिएक्शन हैव अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी अ स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मैं दोनों को एक लफ्ज देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जब मैं रिएक्शन मिक्सचर कह रहा हूं ना, इससे मेरी मुराद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट, अब वो चेंज नहीं हो रही, उस स्टेट को हम कहते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह रहे होते हैं। मैं आपको ना इक्विलिब्रियम स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात, पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस वन इज अ डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट, इट इज नॉट स्टैटिक स्टेट। क्या मतलब? डायनामिक स्टेट का मतलब है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया ना, अब ये नहीं मतलब अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना मान गए। नो, रिएक्टेंट्स मुसलसल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलसल, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मुसलसल कन्वर्ट हो रहे हैं। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर
रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मुसलसल कन्वर्ट हो रहे हैं और इन दोनों का जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो क्या है, सेम है, सेम है। इसलिए इस स्टेट को हम कहते हैं दिस इज डायनामिक स्टेट। ये तीसरी जो बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें जरा सुनना। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इट कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। क्या मतलब आइदर डायरेक्शन इसको अचीव किया जा सकता है? बस आपके पास ना रिएक्टेंट है, सपोज आपके पास H2I2 है, ये दोनों गैसेस है, आयोडीन जो है ये वेपर्स, पर्पल वेपर्स है, रिएक्शन करवाएं, ये 2HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, ये रिएक्शन कुछ देर के बाद ये फिर आएगा और कुछ देर के बाद यू विल हैव द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को लाने के लिए आपने इनको लिया था, रिएक्टेंट को लिया था, अब दूसरा काम, अब एक नया रिएक्शन करें। उस रिएक्शन में आप H2I2 नहीं लेंगे, उसमें आप क्या लेंगे, HI को लेंगे। गिवन कंडीशन मीन आप इसको टेम्परेचर, प्रेशर उसका, अब आप HI को लेंगे, इसको रिएक्शन कंटेनर में लो, टेम्परेचर दो, ये डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा और कुछ देर के बाद अगेन यू विल हैव द इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी आपने रिएक्टेंट साइड पर या प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड से जिधर से मर्जी आप इक्विलिब्रियम स्टेट उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, वो आगे हमारी डिस्कशन का भी हिस्सा है। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है ना, अब अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करें, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करें, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होने का मान ही समझो, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आप बराबर नहीं रहते। कब? जब आप कोई चेंज लाते हैं। चेंज में ना तीन बातें कही हैं, आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, या टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा a change in प्रेशर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, तीनों में से जो मर्जी करें, ये चेंज द या अफेक्ट द चेंजेस द इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर देती ये। और आखिरी बात उससे मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आखिरी पॉइंट आपके पास ये है कि अ कैटलिस्ट does not disturb इक्विलिब्रियम स्टेट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्चुअली किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में ना, जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना, तो वो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ाता है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स बढ़ाता है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इक्वली डिक्रीज करता है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इक्वली डिक्रीज होगी तो दोनों रेट इक्वली चेंज होंगे, इक्वली इंक्रीज करेंगे। अगर पहले दोनों रेट इस पे हैं 0.1, कैटलिस्ट ऐड करने पर ये सपोज 5 मोल पर डीएम क्यू पर सेकंड हो गया, ये भी 5 मोल पर डीएम, तो इसका मतलब है क्या है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट again rate of forward and reverse they are equal and there is no change in equilibrium position। तो फिर हम कैटलिस्ट ऐड क्यों करते हैं? कैटलिस्ट का सिर्फ एक काम है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अर्लियर अचीव करने में हेल्प आउट करता। यानी अगर कोई रिएक्शन उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन सपोज 2 मिनट में अचीव होती है, तो आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना, तो पलक झपकने से पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। यानी ये सेंटेंस आपने ज़हन में रखना है, अ कैटलिस्ट helps to achieve equilibrium position या state position earlier। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्द अचीव करने में हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट, आखिर में जो बात, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, और वो बड़ा क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट। ये स्टेट है, ये हालत है, ये लम्हा है, ये वो स्टेज है, किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शन में। आप इसको, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये कोई डाटा नहीं है,
ये सिर्फ एक स्टेट है, एक लम्हा है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में। एक बात याद रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अचीव कर लेता है ना, तो उस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जरूरी नहीं वो बराबर, जरूरी नहीं कि वो बराबर ही हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि वो बराबर ना भी हो, तो कुछ भी हो सकता है एट एनी कंसंट्रेशन। ऑल दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो इस पूरे चैप्टर की जान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट, अब हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना हम के सी से लिखते हैं, के सी। इसको हम के पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वी यूज डिफरेंट सिंबल फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाई वी यूज डिफरेंट सिंबल? वेरी सिंपल। एक टर्म मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन, ये मेरे अल्फाज पे गौर करना। कंसंट्रेशन मैं कौन से लिखूंगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम कहते हैं मिकदार। कंसंट्रेशन को हम कहते हैं अमाउंट। ये कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। कंसंट्रेशन को हम मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं, कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, कंसंट्रेशन को हम नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं। यानी वी यूज वेरियस यूनिट्स फॉर कंसंट्रेशन। अब याद रखना, अगर कंसंट्रेशन का यूनिट, मैं ये बात कर रहा हूं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब सुनना, अगर हम कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो सिंबल यूज करेंगे वो केसी है। अगर हम इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर यानी हम टॉर में लेते हैं, एटमॉस्फेयर में लेते हैं, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो सिंबल होगा वो होगा केपी। अगर हम कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, तो फिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो सिंबल होगा वो केएक्स। और अगर हम कंसंट्रेशन का यूनिट नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल जो यूज करेंगे वो के एन होगा। इसका मतलब है कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल कौन सा होगा? केसी, केपी, केएक्स, केएन। ये डिपेंड करता है कि हम कंसंट्रेशन के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं। मैं आपके सामने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको ज्यादातर केसी से रिप्रेजेंट करूंगा। या इनडायरेक्टली मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जो कंसंट्रेशन का यूनिट यूज करूंगा वो क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। इसको मैं यूज करूंगा। ये पहली गुफ्तगू मेरी आपके साथ हो गई। अब आगे बढ़े। मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन है। मैं इसको जनरल करता हूं, एन ए टू ए, मतलब ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, डी टू डी। अब जरा बात को गौर से सुनना। ये जो मैंने कैपिटल ए बी सी लिखा है, कैपिटल, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मैंने स्मॉल ए बी सी लिखा है, ए बी सी, ए बी सी डी, ये स्मॉल जो है, ये दो चीजों को जाहिर करता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसको जाहिर करता है। या ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट है। ये बातें ना छोटी छोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस वन इज द जनरल रिएक्शन। अब काम क्या करना है? आप इस इक्वेशन पर, आप इस रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करें। अब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। आपके पास जो एंड एक्सप्रेशन आएगा, मैं उस पर आता हूं। एंड एक्सप्रेशन आपके पास आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो मैं केसी लूंगा। केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर ए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बी। ये आपके पास आएगा। मैं इसको आसान करता हूं। आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये ऊपर प्रोडक्ट है, और नीचे आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
रिएक्टेंट्स, ये आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और रेज पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहीं से आप जब दो चीजें बटे में हो ना, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं रेशो। अब याद रखनी बार बार, जो भी बातें मैं आपको छोटे छोटे नुक्ते बताता हूं, गो के आपने एफएससी में पढ़ी है, लेकिन यहां वो जरूरी है, मैंने उसकी बेस पे आगे डिस्कशन करनी होती। स्टूडेंट, अगर कहीं पे मैं कॉन्क लिखूं, कॉन्क, CONC, कॉन्क, ये, और मैं इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करूंगा, और मैं इनकी जगह पे मोल पर डीएम क्यूब लिखूंगा जहां जरूरत पड़ी। तो अब जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो इसका मतलब है अब इनकी कंसंट्रेशन की बात हो रही। अब याद रखना, अगर मैं सिंपली लिख दूं ना ABCD, अगर मैं सिंपली लिखूं ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं स्मॉल ABCD लिखूं नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अगर मैं इनके गिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं, अब ये रिएक्टेंट नहीं है, नाउ इट रिप्रेजेंट्स इस कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है ऊपर क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आप इन दोनों की रेशियो लेते हैं। एक तो बहुत अच्छा, मैं इसको और इख्तिसार कर देता हूं क्योंकि मैंने वो शॉर्टकट यूज करना है। ऊपर प्रोडक्ट को मैं P से, नीचे रिएक्टेंट को मैं R से। खास तरीन बात वो क्या, वो जो आपने याद रखा भाई, जब मैं KC लेता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेता हूं, मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो लेता हूं। कब ये रिएक्शन हो रहा है ना, मैंने कब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो लेनी है ताकि वो रेशियो KC कहलाए। कब आपने तब रेशियो लेनी है जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो, उससे पहले या उसके बाद नो। जब ये रिएक्शन कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो आपने रेशियो, खास बात क्या है, आपने ये रेशियो लेनी है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। ये कुछ बातें हमने डिस्कस की। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि KC कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KC कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत अहम बात है, इसने आगे चलकर हमें कई चीजों की हमें समझाना है। नेक्स्ट आओ, एक और खूबसूरत बात, और वो है, अब मैंने KC को डिस्कस करना है। आज की हमारी फर्दर जितनी भी डिस्कशन है वो सारी KC के गिर्द घूमेगी। मेरे पास आ गया यूनिट्स ऑफ KC। मैं KC ही बार बार डिस्कस करूंगा, KC, यूनिट्स ऑफ KC। स्टूडेंट, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात, इफ NP that is equal to NR, then KC has no unit। ये पहली बात। अगर NP और NR बराबर हैं, फिर KC का कोई यूनिट नहीं होता। अब व्हाट इज NP? NP जब भी आए ना, तो इसे कहना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। And what is NR? NR is number of moles of reactants। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों, उनमें KC का कोई यूनिट नहीं होता। मसलन मेरे पास ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट NR 2 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट NP 2 मोल। ये 2, ये 1 ये 2। इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए KC हैज नो यूनिट, KC का कोई यूनिट नहीं होगा। ये मैं ऐसा जो भी रिएक्शन आपके सामने आए, आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट काउंट करने, बराबर हैं, आगे बढ़ जाओ, आप हो KC के कोई यूनिट नहीं। लेकिन उससे पहले आप एक बात आपके ज़हन में बैठे कि KC के यूनिट को कांस्टेंट नहीं होते कि यही यूनिट होंगे, ऐसा नहीं है। KC के यूनिट नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स पर डिपेंड करते हैं। यानी आई में से दैट द यूनिट ऑफ KC डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करते हैं। अब दूसरी हम बात ये करेंगे, अब इसी को आगे बढ़ा दो कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर बराबर नहीं है, देन KC
will have some unit। अब इसके कुछ न कुछ यूनिट होंगे, कुछ न कुछ होंगे। मसलन मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। दिस वन इज अ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हैं 3 और 1 4, 4 मोल्स। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये 2 मोल्स है, क्या मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है। इस रिएक्शन के लिए केसी के डेफिनेटली कुछ यूनिट्स होंगे। काम पहला क्या करो, आप काम ये करो कि आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें। केसी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप केसी, ये प्रोडक्ट ये वाला ही है, आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया NH3, इसका नंबर ऑफ मोल स्क्वायर बन गया। और बिल्कुल इसी तरह ये नाइट्रोजन है और ये आपके पास हाइड्रोजन है और नंबर ऑफ मोल्स इसका ये एक्सपोनेंट बन गया। अब आओ सारा, जहां कहीं भी दो मैंने बातें करनी है, 2 तरह के यूनिट्स आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है और वो MCQ आ चुके हैं पेपर में। मैंने भी कहा जहां कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट आए, आप इसकी जगह पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आप कौन के लिख दे, कौन कंसंट्रेशन, या आप इसकी जगह पे मोल पर DM³ लिखें, क्योंकि मैं केसी कह रहा हूं ना तो मैं कंसंट्रेशन का यूनिट क्या लूंगा, मोल पर DM³। अच्छा एक और भी बात याद रखनी, मोल पर DM³ को ना हम मोलर भी कहते हैं। M मोलर मोलैरिटी से आया और मोलैरिटी के भी यही यूनिट होते हैं। तो या इतना सारा लिख दो या M लिख दो, बाज दफा क्वेश्चन में M भी लिखा आता है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी जगह पे मैं कौन के लिख रहा हूं और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओवर, अब ये कंसंट्रेशन इसकी जगह पे लिखूंगा और इसके ऊपर तो 1 है, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे भी कंसंट्रेशन, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह और इसका 3 आ गया। और बेटा जी आप जानते हैं दोनों का बेस सेम है, 3 + 1 4, और 4 जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और यूं ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन, ये इस 2 को -4 तो ये आपके पास -2 आ गई। एक दफा एंटी टेस्ट में ये था रिएक्शन और केसी के यूनिट पूछे गए थे, तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, ये था। अब दूसरी बात, आप दूसरा काम करो, आप कौन की जगह पे मोल पर DM³ लिखते जाओ, मोल पर DM³ का स्क्वायर, मोल पर DM³ का क्यूब, उसको सॉल्व करो, आपके पास जो यूनिट आएंगे। अब मैं उसको समराइज कर देता हूं, मैं ना जहां पे कौन के लिखा हुआ है वहां मोल पर DM³ लिखूंगा, मोल पर DM³ और ये -2 आ गया, -2। अब मोल -2 और 3 × 2 = 6, DM + 6 ये आपके पास, यानी ये आपके पास इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट आएंगे। आपने अपनी गुफ्तगू को सिर्फ इस रिएक्शन तक महदूद नहीं रखना, कुछ और भी रिएक्शंस हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको ये जो रिएक्शन है 2SO2 + O2 इट गिव्स अस 2SO3, इसके लिए केसी के यूनिट क्या है, आपको PCl5 रिवर्सिबल PCl3 + Cl2, इसके लिए आना चाहिए आपको 2NO2 goes to NO + O2, इसके लिए आपके पास हमारे पास ये 2NO + O2, इसके लिए भी आपको केसी के, ये मैं चांदे का एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आगे बढ़ो, हमारे पास एक और खूबसूरत डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। मैं बहुत अहम तरीन बातें आपके साथ करने जा रहा हूं, बहुत अहम बातें, इन्हीं को बुनियाद बनाकर आगे मैंने डिस्कशन भी करनी। पहला पॉइंट, ये जो केसी है ना, केसी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। पहला पॉइंट, केसी ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ना एंटीटेस ये नहीं है कि आप इसको समझ लो, मैं रोजाना आपसे एक बात कर रहा होता हूं, मैं कहता हूं आप में से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है, जो सीरियस है, जो डॉक्टर बनने जो डॉक्टर्स इस प्रोफेशन को अपनी डेस्टिनेशन समझ के बैठे हैं,
उनके कंसेप्ट क्लियर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आपने एफएससी पढ़ी है, 6 मार्क्स आपके हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को एमसीक्यू पे अप्लाई कैसे करना है वो नहीं आ रहा आपको। अब नजर इस बात को सुनना, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। और मैं फर्ज करता हूं कि 500 केल्विन पे ये टेम्परेचर है, 500 केल्विन पे फर्ज कर रहा हूं इसकी 3.6 क्रॉस 10⁻⁴ इसकी केसी वैल्यू, ये केसी वैल्यू है। अब ये जो केसी वैल्यू इसकी आई है ना, ये इस टेम्परेचर पर है 500 पे। अगर आप इसी रिएक्शन को 500 के बजाय 600 पे, 700 पे या 200 पे या 300 पे, यानी अगर आप इसको इस टेम्परेचर से हट के किसी और टेम्परेचर पे ये रिएक्शन परफॉर्म करें, फिर केसी की वैल्यू ये नहीं आएगी, केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू चेंज होती है, और यूं हम कहेंगे कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में क्या रखना है, वो है कि केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर वॉल्यूम। अगर किसी भी ये रिएक्शन जो है ये वाला, अगर आप इसके में रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, आप दोबारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाल देते हैं, निकाल देते हैं, या कंसंट्रेशन चेंज कर, प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दो, तो उनको चेंज करने से इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3.6 10⁻⁴ ही रहेगी। ये वैल्यू कब चेंज होती है, ये मैंने ना फर्जी लिखी है, एक्यूरेट आप देख लेना। ये वैल्यू कब चेंज होगी, ये सिर्फ तब चेंज होगी जब आप क्या करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी एक और बात, तीसरा पॉइंट, केसी ना सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, एक और बात पर भी डिपेंड करता है। वो अब मैं 2 बातें करूंगा, उनमें आपने फर्क देखना है मैं क्या कह रहा हूं। केसी स्टूडेंट, जो केसी है ना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो केसी है ना, ये इन दोनों की कंसंट्रेशन की रेशो आता है, और आपने इन दोनों की कंसंट्रेशन कब लेनी है, वो आपने जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अब मैं इसको सेंटेंस बोलता हूं कि केसी डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पर उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उससे ही हम केसी को निकालते हैं। मैं जो कह रहा था ना, अब बात को मिक्स ना करना, वो मैं अब नंबर 4 पे लाता हूं। नंबर 4 समझना, केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जी। केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, उस पर यह डिपेंड नहीं करता, केसी डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है, आपने ना ये रिएक्शन करवाया, इस टेम्परेचर पर इसकी केसी ये आ रही है। अब जब ये रिएक्शन शुरू करें, आप रिएक्टेंट 1 मोल पर DM³ दोनों ले लें, फिर भी इतनी वैल्यू आएगी। आप ये दोनों 5 मोल पर DM³ ले लें, फिर भी केसी इतनी आएगी। आप ये दोनों 10 मोल पर DM³ ले लें, फिर भी केसी इतनी आएगी। यानी केसी इस पर डिपेंड नहीं कर, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी मर्जी ले, इस टेम्परेचर पर केसी इतनी ही आती है। दो बातें और स्टूडेंट, बाद रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहे होते हैं। ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रहा है ना, फॉरवर्ड, तो इसकी केसी को मैं ये ले रहा हूं, और जब यही रिएक्शन अब ये है ना, अब ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, आप इसको उलट दो। जब आप इसको उलट देंगे, ये 2HI इधर आ जाएगा, H2I2 इधर चला जाएगा। मैं समझे उलट दिया। अब जब आप उलट देंगे, अब इसकी केसी आएगी, केसी प्राइम। जब ये रिएक्टेंट थे तो केसी, जब ये रिएक्टेंट आ गया तो केसी प्राइम। क्या दोनों की केसी एक जैसी नहीं होगी? आंसर है नो। जब ये होंगे तो केसी की वैल्यू और है, और जब ये रिएक्टेंट होगा तो फिर केसी
उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी मैं क्या लिखूंगा, मैं नंबर 5 पे लिखूंगा कि केसी इज रेसिप्रोकल ऑफ केसी प्राइम, इसके ये सर। और आखिरी जो मैंने बात करनी है ना, वो मैं आपको सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूं, और वो क्या बेटा जी, ये जो केसी है ना, ये कोई स्टेट नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है, ये कोई लम्हा नहीं है। जैसे मैंने पीछे इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में कहा ना, तो फिर ये क्या है, दिस वन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये केसी जो है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये वैल्यू मैंने ना आपको केसी के बारे में अभी तक 2 बातें बताई। पहले तो आपको केसी सारा समझाया है क्या, फिर इसके यूनिट्स, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स, और मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर डिफरेंट रिएक्शंस दिए। और मैंने अब ये आपको, ये वो खास बातें हैं जो आपने ज़हन में, और एक और भी बात ज़हन में बता लो कि जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट वो ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करता है और ना वो केसी को डिस्टर्ब करता है। केसी को डिस्टर्ब नहीं करता कौन? कैटलिस्ट। वो बात भी यहां आप ऐड कर सकते हैं। मैं आगे यही केसी को ही बढ़ाऊंगा और 2-3 और अहम बातें आपसे डिस्कस करता हूं जी। अब हम ना रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, मैंने 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताया, केसी, केपी, केएक्स, केएम, लेकिन मैं उनमें से ना सिर्फ 2 को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाऊंगा, और वो केपी और के। अब ना दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन वेरी सिंपल, केपी दैट इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन, डेल्टा एन। अब यहां पे आर का आपको पता है, जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 ये आपके पास एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब, एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये आपके पास आ रहा है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। आपने केल्विन में टेम्परेचर लेना है, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट नहीं। डेल्टा इज द इंपॉर्टेंट, डेल्टा ने भी बताया, डेल्टा एन ना NP माइनस NR, मिक्स नहीं करना, NR माइनस NP नहीं करना, बात ही सारी गलत हो जाएगी। NP माइनस NR, ये आपको इक्वेशन आनी है। अब ना बाज दफा यही MCQ पूछ लिया जाता है, यही आपको डिस्टर्ब करने के लिए MCQ पूछ लिया। मैं आपके साथ ना 3 केसेस डिस्कस करूंगा, 3 केसेस। केस नंबर 1, मैं सिर्फ एक केस बताऊंगा, बाकी आप बोलेंगे, वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ एक समझा दूंगा, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। देखो पहले मैं बात क्या करता हूं कि इफ डेल्टा एन इज 0, डेल्टा एन 0। अब डेल्टा एन कब 0 होगा? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन 0 होगा, किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो फिर हम क्या कहेंगे इस सूरत में? केपी दैट इज इक्वल टू केसी, ये आपके पास है। मतलब मेरे पास रिएक्शन है यही, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। मैं कहता हूं बताएं कि इसका केपी केसी रिलेशन क्या है? आप कहेंगे दोनों का रिलेशन सेम है। क्यों जी? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के मोल्स NR2, बार बार लिख रहा हूं, NP नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये भी 2 है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं तो फिर केपी और केसी भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब MCQ ये नहीं आता, ये नहीं, इस तरह नहीं आएगा। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा, कंसेप्ट आते हैं आपको, आप क्वेश्चन पर MCQ पर अप्लाई करना नहीं आता। अब क्वेश्चन क्या आता है? आपको कोई भी रिएक्शन, सपोज ये रिएक्शन दिया गया और आपसे कहा गया जी 500 पे या 400 पर या 700 केल्विन पर इसकी जो केपी वैल्यू है, फर्ज करते हैं, वो कहते हैं जी ये 700 केल्विन में फर्ज कर रहा हूं, इस पर इसकी जो केपी वैल्यू है वो आपके पास सपोज 50 आ गई है, मैं 50 ले लेता हूं। वो कहते हैं बताओ इसकी केसी वैल्यू क्या होगी। अब आप साथ पकड़ के बैठ गए, अब मैं किस फार्मूला से कैलकुलेट करूंगा? फिर आपको चले ये याद हो जाता है, अच्छा अब इसमें मैं क्या करूं, 700 यहां पे लिखूं, यहां वैल्यू पुट करूं। ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है।
आप पहले रिएक्शन की नेचर को देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स देखें। अगर वो बराबर है तो आप कहो कि जो Kp है वही क्या है, Kc। इसकी Kc भी कितनी होगी, 50 होगी। ये पहली बात जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरे केस पे आओ। दूसरा केस बेटा जी, दूसरा केस, उसमें मैं कहूंगा कि इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे। ये कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये बात ना दो तरह से लिखी जाती है, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा या रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से कम। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दे आर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये इस तरफ, ये दोनों एक ही चीज लिखी है। अच्छा, फिर क्या होगा बेटा जी, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, मुझे आगे नहीं, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आगे निकलना है मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं। ये प्रोडक्ट किससे शुरू होता है, पी से, और केपी में भी क्या आ रहा है, पी। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो केपी ज्यादा, यानी अब ज़हन में बिठाना है, इस केस में केपी इज ग्रेटर देन केसी, या केसी इज लेस देन केपी, एक ही बात है। दोबारा मेरी बात को सुनना, मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया, शॉर्टकट बताया, वो शॉर्टकट क्या है, अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो फिर केपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू केसी। मसलन मेरे पास ये रिएक्शन है, मेरे पास है PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, ये है। अब इसमें ये गैसियस फेज रिएक्शन है। अब इसमें रिएक्टेंट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, वी हैव 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, वी हैव 2 मोल्स, ये 2 मोल। अब अगर मैं डेल्टा एन निकालू, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, आंसर आपका क्या आ गया, 1, यानी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव में आपका आंसर आता है ना, तो अब हमने क्या कहना है, इस केस में जो केपी है दैट इज ग्रेटर देन केसी, उससे ज्यादा। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो लेता हूं केस नंबर, मैं यहीं पे इसको मैनेज करूंगा, मैं उसे कहता हूं दैट इज केस नंबर 3, ये केस नंबर 3। अब डेल्टा एन इज नेगेटिव। अब डेल्टा एन नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एन नेगेटिव तब होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। मैंने ऑर्डर कर दिया, इधर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा, अब रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से। अब याद क्या करना है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो केपी ज्यादा, अगर रिएक्टेंट ज्यादा तो केसी ज्यादा, इज ग्रेटर देन केपी, इससे ज्यादा। अगर वो कैलकुलेट करना पड़े तो फिर आप इस इक्वेशन को मतलब ले सकते हैं। रिएक्शन कौन कौन से हैं आपका, बहुत रिएक्शन है। अमोनिया के सिंथेसिस, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3। ये जो मैंने दोनों एग्जांपल दिए ना, इन दोनों में रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं। इस केस में Kc इज ग्रेटर देन Kp। ये था मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम एक और आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ Kc, एप्लीकेशंस ऑफ Kc, ये हमारे पास मेजर टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ Kc। Kc के ना मेरे पास 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 एप्लीकेशन। नंबर वन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये पहली बात। मैं ना इंतहाई इख्तिसार के साथ ये गुफ्तगू करूंगा, मेरी बात को गौर से सुनना है। और नंबर 2 जो दूसरी बात मैं आपसे, मैं इसको यहीं पे करूंगा, नंबर 2, और वो होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये 2 इसकी एप्लीकेशन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। पहली एक आपको बात आनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद। एक्सटेंट मीन हद, रिएक्शन की हद। क्या मतलब रिएक्शन की हद, मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है
तो रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है, यानी रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है, रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होता है, मतलब रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। क्या केसी हमें बताती है? यस, बताती है, लेकिन उसके लिए ना कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। और वो क्या? ये रिलेशन जो अभी मैंने आपको पहले बताया, अभी रिलेशन क्या है? रिलेशन है बेटा जी, मैं यहीं पे इसको अकोमोडेट करूंगा। रिलेशन है केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये आपने लेना है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब ये रिलेशन में क्या बता रहा है? ये बता रहा है नंबर 1, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केपी। दूसरी बात नंबर 2, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर। केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ। अगर केसी ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। अब इस नुक्ते पे आना, मैंने क्या कहा, मैं दोबारा कहूंगा, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। और जो चीज ज्यादा होती है ना, जो चीज ज्यादा होती है यानी जिसकी अबंडेंस एग्जिस्टेंस ज्यादा है, उसके बारे में 2 बातें याद रखना। ज्यादा वो चीज होती है जो स्टेबल होती है, ज्यादा वो चीज होती है जो लेस रिएक्टिव होती है, जो लेस रिएक्टिव होती है। इसका मतलब है इन चीजों को आपस में कोरिलेट करें। और अगर केसी कम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कम है, तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है कम है, अगर तो इसका मतलब है प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। मैं 3 बातें करता हूं। पहली बात नंबर 1 है इफ केसी इज वेरी लार्ज, अगर केसी बहुत ज्यादा है, मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन बना क्या, ओजोन O3, ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन में 3O2। अगर मैं इसकी केसी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं ना तो वो 10⁵55 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसकी केसी वैल्यू लार्ज है? लार्ज नहीं है, वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज। क्या मतलब वेरी लार्ज? आपको पता है ये 10⁵55 कितनी बड़ी वैल्यू है? इसका मतलब है कि आप 1 लिख दो, अब 1 के साथ 55 0 लगाने हैं, 55 0 लगाते जाओ और फिर आप उसको बोलो कितना है। हमारी काउंटिंग ही उससे पहले खत्म हो जाए। इसका मतलब है दिस वन इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। अब अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर केसी बहुत बड़ी वैल्यू है, जस्ट लाइक दिस, इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई, वेरी हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है ना, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे 2 चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ओजोन भी होनी चाहिए। लेकिन दोनों में रेशो क्या है? रेशो हमें बता रहा है कि एक ओजोन मॉलिक्यूल के बदले, मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं, एक ओजोन मॉलिक्यूल है, उसके मुकाबले में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इतने हैं, यानी कंसंट्रेशन। अब अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द ऑक्सीजन which is the product, the oxygen is highly stable, the oxygen is less reactive। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये मेरा पॉइंट भी आपने देखना है, केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द राइट डायरेक्शन, राइट, दिस वन इज द राइट साइड। तो अगर केसी ज्यादा, इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हुआ और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is very large, KC is very large, the concentration of product is very large। दूसरी बात, एक और नुक्ता उसकी तरफ मिलाऊंगा कि if KC
इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब आपके पास केसी जो है ना ये बहुत कम है। मसलन मेरे पास एक इक्वेशन है 2HF रिवर्सिबल H2 प्लस F2, ये मेरे पास, और इसकी अगर मैं केसी लू ना, इट्स केसी वैल्यू इज 10⁻13 एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद इसकी केसी वैल्यू 10⁻30 बहुत कम है। अगर केसी बहुत कम है, इट मींस एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी लार्ज। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब हुआ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट वर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अब आप बातें वही ले ले, अगर केसी बहुत कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना गवारा ही नहीं किया। क्यों? बिकॉज नाउ द रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ द रिएक्टेंट इज लेस रिएक्टिव, ऑन द अदर हैंड द प्रोडक्ट इज अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव। अब ना एक और चीज, इन केस अगर केसी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेट है, मसलन मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं यहां पे आप लिख सकते हैं इफ केस इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। मेरे पास एक रिएक्शन है, ये N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, और इसकी केसी वैल्यू जो है ना ये तकरीबन को 10 के करीब होती है 300 केल्विन पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी केसी वैल्यू 10 है। अब ये जो 10 है ये 10⁻55 की तरह ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ना 10⁻−13 की तरह बहुत छोटी वैल्यू है, ये मॉडरेट है। अच्छा, केसी 10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से 10 टाइम ज्यादा है। ये 10 टाइम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके मुकाबले में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गो के ये केसी ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। गो के प्रोडक्ट गिवन कंडीशन पर कदरे ज्यादा कंसंट्रेशन रखता है, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत कम है, लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई है ना कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये हमें कौन कन्विंस करता है किसी को? एक और नुक्ते की तरफ आना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। पहले एक बात को समझो ना, मैं बार बार लिख रहा हूं कि केसी दैट इज कॉल्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैं अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं, आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो कब लेनी है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। अब अगला मेरा क्वेश्चन, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना हो तो फिर अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप इनकी रेशियो लें तो हम उसे कहते हैं QC। व्हाट इज QC? QC इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। यहां भी 3 बातें। पहले ना उस नुक्ता को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। केसी हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। यानी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? जब आपने रिएक्शन शुरू किया तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा, या अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है आपने उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब की तो क्या अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या रिवर्स, किस डायरेक्शन से दोबारा वो इक्विलिब्रियम की तरफ आता है? यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन टू अचीव द इक्विलिब्रियम, इसका हमने पता करना है। नोट करना, मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। बात बता क्या है, आपके पास एक रिएक्शन है, मैं ये रिएक्शन लिखता हूं A प्लस B गोज टू C प्लस D। ये रिएक्शन शुरू हुआ तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है? अब केसी की वैल्यू आपके हेल्प करेगी आपको मुझे आंसर करने। आपको पहला काम क्या करना है, ये जो रिएक्शन है ना जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया, आप लिटरेचर में जाकर इस रिएक्शन की गिवन टेंपरेचर पर केसी वैल्यू निकाल लें।
मालूम कर ले। मैं फर्ज करता हूं गिवन टेम्परेचर पर इसकी केसी वैल्यू, फर्ज कर रहा हूं, फर्ज केसी वैल्यू 4 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यह बात आपको कहां से पता चली? ये आपको लिटरेचर से पता चली, ये आपने गूगल से पता कर लिया, अपने बुक से पता कर लिया। ये बात मुकम्मल होगी। अब आपको मैं ये दोनों रिएक्टेंट्स देता हूं। मैं जब रिएक्टेंट्स देता हूं ना, तो अब रिएक्शन शुरू हुआ। मैं आपसे कहता हूं बेटा जी, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है? आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर उसकी रेशियो लेंगे। जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? QC। अब आंसर आया 2। अब इस रिएक्शन की केसी 4 और आपने जो QC मालूम की वो आ गई 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2 4 से कम है। पहली बात, इफ KC इज ग्रेटर देन QC। अब भला क्या है? KC 4 QC 2, इसका मतलब है अभी रिएक्टेंट ने और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। मतलब क्या है? अभी रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक और काम करो, कुछ देर के बाद मैं आपसे कहता हूं बेटा जी, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है? आप क्या करते? अब अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट लेते। ये आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ये जो वैल्यू ली, ये आपने लिटरेचर से, गूगल से, बुक से वो मालूम की हुई है। ये आपको पहले पता केसी का, ये आप एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान मालूम कर रहे हैं। अब आपने क्या किया? अब आपने इनकी रेशियो ली, आंसर आया 4। दूसरी बात क्या मैंने की? नंबर 2, अगर KC भी 4 QC भी 4, KC दैट इज टू QC, अगर दोनों बराबर आए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। एक और काम, तीसरा काम। अब मैं आपको क्या देता हूं? अब मैं रिएक्टेंट नहीं देता, मैं प्रोडक्ट C और D आपको देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि जाएं लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करें। आप ये प्रोडक्ट लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। कुछ देर के बाद मैं आपके पास पहुंचता हूं, मैं कहता हूं बेटा जी, क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है? आप क्या करते? आप उस रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी रेशियो लेते हैं। उस रेशियो को मैं QC कह रहा हूं। आंसर कितना आता है? 6। QC कितना है? 6। KC कितनी? 4। यानी अब KC QC से कम है। अब क्या हुआ? ये KC इज लेस देन QC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट ज्यादा है, CD ज्यादा है, अभी ये मजीद पीछे आएंगे। और जब ये मजीद पीछे आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कि रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। स्टूडेंट, ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई ना, कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमें किससे पता चलती है? ये हमें KC की वैल्यू से पता चलता है। ये हमारे पास थी, ये एप्लीकेशंस ऑफ KC। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम और उसमें मेन फोकस जो है ना, पहले हमने इक्विलिब्रियम स्टेटस को डिस्कस किया और फिर सारी की सारा हमारा जो लेक्चर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें मेन KC है, उसके गिर्द घूमता रहा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत अता फरमाए। इल्म फैलाने के इस अमल में मेरी मदद कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ये चीजें हर एक बच्चे तक, हर जगह पे पहुंचे, ताकि हमारे मुल्क में इनकलाब आए, हमारे मुल्क में तालीमी इनकलाब आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।